गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड न्यूमेरिकल होगा और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र भी कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, देखो लास्ट वीडियो में हमने जो स्टडी किया था या कह सकते हो लास्ट क्लास में हमने जो स्टडी किया था, हमने ये किया था कि एकल आवेश यानी सिंगल चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फार्मूला आपने पढ़ा, E = F/Q0। और हमने ये बताया, इसी फार्मूले के हेल्प से हमने ये भी बताया आपको कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर उसे आप एक समान या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इस पर कितना फोर्स लग जाएगा, F = Q0 × E। बच्चों तो इसी पर बेस्ड आज कुछ न्यूमेरिकल हमें करने हैं। इस न्यूमेरिकल यानी इस फार्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। ओके बच्चों, तो चलो ध्यान दो और पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि 2 मिलीग्राम द्रव्यमान का कि एक बूंद 2 क्षैतिज प्लेटों के बीच संतुलित है। क्या है? देखो ये 2 प्लेटें हैं, ठीक, ये 2 प्लेटें हैं और जिनके बीच 2 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद 2 क्षैतिज प्लेटों के बीच संतुलित है। प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल 2 मिलीमीटर² है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र। अब बूंद पर जो चार्ज दिया है, यहाँ पे बूंद पे जो चार्ज दिया है वो कितना दिया हुआ है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक, यानी बूंद पर जो चार्ज हम ये कह सकते हैं, बूंद पर जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। यानी इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये 2 प्लेट हो गया। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल आपको बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है? प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा वो 2 मिलीमीटर² है। यानी इस क्षेत्र का जो प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो 2 मिलीमीटर²। ठीक, अब बूंद का जो द्रव्यमान दिया है, देखो बच्चों मास ऑफ ड्रॉप जो दिया है वो 2 मिलीग्राम है और इस मिलीग्राम को आपको चेंज करना है ग्राम में। तो देखो कैसे चेंज करते हैं इसे मिलीग्राम को केजी में। तो यहाँ पे देखो 2 मिलीग्राम, तो पहले मिली को ग्राम में चेंज करो तो 1 मिली इक्वल होता है 10⁻³ ग्राम और ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करो तो 1 ग्राम इक्वल होता है 10⁻³ केजी। इसको ऐड कर लो दोनों को तो 2 × 10⁻⁶ किलोग्राम हो गया बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो गया? मास ऑफ ड्रॉप हो गया 2 × 10⁻⁶ किलोग्राम। ठीक, क्योंकि देखो ये जो बूंद है इस पर कैसा है? ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है और इसका जो वेट होगा वो m/g क्या होगा? नीचे की ओर काम करेगा, क्योंकि ये 2 प्लेटों के बीच कैसा है? 2 प्लेटें कैसी? यहाँ पे आवेशित प्लेटें हैं, यानी एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है बच्चों याद कर लो, हमेशा प्लस से क्या होता है? माइनस की ओर होता है। प्लस से क्या होगा? माइनस की ओर। ये देखो हमने प्लस से क्या किया? माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर दिया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो यूनिफॉर्म है। कैसी है? यूनिफॉर्म है। और ये जो बूंद है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 प्लेटों के बीच क्या है? संतुलित है। तो इसका जो भार होगा वो क्या होगा? नीचे की ओर काम करेगा। सभी लोग जानते हैं जब किसी भी वस्तु को आप छोड़ते हो तो हमेशा क्या होती है? नीचे की ओर आती है। तो इस वस्तु का भार क्या होगा? नीचे की ओर काम करेगा। और क्योंकि ये बूंद कैसी है? ऋण आवेशित है। ये बूंद कैसी है? ऋण आवेशित है, इसलिए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो लगने वाला फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के
अपोजिट डायरेक्शन में हो और कितना फोर्स लगेगा, तो आपको हमने बताया कि यदि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उसके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो उस पर लगने वाला फोर्स होता है वो Q इंटू ई के इक्वल होता है बच्चों। ये आपने पढ़ रखा है। क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में कैसे होगा, यानी ना ये ऊपर जा सकता है और ना ये नीचे जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो वस्तु का भार mg है वो इस पर लगने वाले फोर्स Q इंटू ई के क्या है, इक्वल होगा। तो संतुलन की अवस्था में हम लिख सकते हैं m इंटू जी इक्वल Q इंटू ई। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपको निकालना है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी आपको क्या करना है, ई फाइंड करना है। ये बात समझ में आई सबको कि m इंटू जी इक्वल Q इंटू ई लिखा गया, क्योंकि हमने कहा कि ये जो बूंद है वो संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था का मतलब हुआ ना ये बूंद नीचे आ सकती है और ना ये बूंद ऊपर जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स Q इंटू ई नीचे की ओर लगने वाले बल m इंटू जी के बराबर होगा। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, m इंटू जी बाई क्यू बच्चों। m देखो मास कितना दिया है, 2 इंटू 10 की पावर -6 और g की वैल्यू आप सभी जानते हो 9.8 होता है। और जो चार्ज दिया है इस पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर है बच्चे। तो अब इसे सॉल्व कर लो, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट हटाइए, तो 2 8 जा 16। अब 98 बाई क्या हो गया 8, अब 2 4 जा 8 और 2 4 जा 2 9 जा 18 हो गया। 4 से फिर डिवाइड कर दो, 4 1 जा क्या हो जाएगा 4 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। इतना क्या आ गया, इतना आ गया न्यूटन पर। हाँ देखो पावर भी अप है, ये पावर 19 है, इसको ऊपर ले जाओ तो -19 माइनस क्या हो गया 6, तो 12.25 इंटू 10 की पावर -25 दैट इज आंसर योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया। ये क्या आ गया, कितना हो गया, दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बच्चों, 12.25 इंटू 10 की पावर -25 न्यूटन पर मीटर। एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे F इक्वल Q इंटू ई वाले फार्मूले पे आपको बताया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक न्यूमेरिकल लेते हैं आपके लिए, एक न्यूमेरिकल हम और लेते हैं आपको समझाने के लिए सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण। जैसे मान लिया हमने एक एग्जांपल ले लिया कि एक चार्ज है, एक आवेश 3 माइक्रोकूलाम का है, या एक आवेश 3 माइक्रोकूलाम से, या आवेश 3 माइक्रोकूलाम से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको समझाने के लिए, फिर हम इससे बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ये बेसिक न्यूमेरिकल है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे के भी न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्शन भी ज्ञात करो, तो देखो आवेश 3 माइक्रोकूलाम से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन क्या है, यहाँ देखो Q इक्वल क्या दिया, 3 माइक्रोकूलाम दिया है। बच्चों आपको पता ही हो गया होगा, अगर माइक्रो में कोई चार्ज दिया होता है तो उसे हमें कूलाम में चेंज कर लेना होता है। तो 1 माइक्रोकूलाम इक्वल क्या होगा, 10 की पावर -6। तो ये हो गया 3 माइक्रोकूलाम इक्वल 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। और कितनी दूरी पर आपको फाइंड करना, इस आवेश से कितने दूरी पर वैद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है, 3 मीटर की। तो 3 मीटर लिख लीजिए। अब आपसे क्या पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे केवल एक ही चार्ज है और आपको बताया गया एक चार्ज के कारण किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का जो सूत्र है वो E इक्वल क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या है R स्क्वायर। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों,
बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, सबको पता होगा। 9.0 × 10⁻⁹ और चार्ज की वैल्यू क्या हो गया? 3 × 10⁻⁻⁶ और क्या है? 3 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 9.0 × 10⁻⁹ × 3 × 10⁻⁻�6 बाई 3 3 जा 9, 9 से 9 क्या हुआ? कैंसिल, और हो जाएगा 3 × 10⁻⁻⁻�6 इक्वल 3 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो आपने देखा सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? E इक्वल 3 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। बच्चों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको फील दिलाने के लिए कि कैसे इस फार्मूले की यूज करते हैं, कहाँ पे यूज हो सकता है, तो आप देख लो। ठीक, मेरे ख्याल से ये कुल मिलकर आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं वो हमें सीखेंगे। टॉपिक क्या है? आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या वैद्युत क्षेत्र भी हम लोग जनरली इसको कहते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश में से क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। बच्चों देखो यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है, ठीक, क्लियर है। चलो यहाँ पे क्या है? आवेशों के निकाय। आवेशों का निकाय का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बहुत सारे चार्ज कलेक्ट हो, यानी किसी प्लेस में बहुत सारे चार्ज कलेक्ट हों और उन चार्जों के कारण किसी एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, तो क्या होता है? आवेशों के निकाय कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए कैसे करते हैं? मान लीजिए सपोजर देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? बहुत सारे चार्ज ले लिए। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 और एक चार्ज क्या Q3 है, और भी चार्ज आप ले सकते हो। और इन आवेशों के कारण मान लो यहाँ पे पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कैसे करते हैं? तो देखो सभी आवेशों के कारण, यानी आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही वैद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। फिर से ध्यान दो बच्चों, मैंने क्या कहा? किसी आवेश के निकाय के कारण या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब हम क्या करें? हमें इस पॉइंट पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो हम अलग अलग आवेशों के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर उससे हम क्या करेंगे? सदिश मेथड से ऐड कर लेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पॉइंट P पे। चलो अगर इसके कारण आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसके कारण यहाँ का क्या होना चाहिए? आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता होना चाहिए, नहीं दूरी पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं सपोज दैट चार्ज Q1 और पॉइंट P जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं R1। अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा R1P, कितना हो जाएगा? R1P।
R1P क्यों? तो देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ये चार्ज 1 के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, बाहर की ओर होगा। सबको पता होना चाहिए ये, क्योंकि एक ऐसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज इन आउटवर्ड। हमने बताया था आपको कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालना हो तो उस पॉइंट P को और उस चार्ज को मिला दो, और मिलाने के बाद उसी लाइन की डायरेक्शन में बाहर की ओर जो हम लोग लाइन खींचेंगे वही चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। देखो हमने Q1 और यहाँ पे हमने एज्यूम किया था पॉइंट P, इसको मिलाया हमने, तो इसको मिलाने वाली रेखा के ही अनुदिश क्या होगी, बाहर की ओर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगी, हमेशा बाहर की ओर होगी। बाहर का मतलब तो बेटा ये भी है, देखो ये भी है, ये भी है, लेकिन ये गलत है। किधर होना चाहिए, इन आवेश Q1 और पॉइंट P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होनी चाहिए बाहर की। देखो ये वाला जो हमने किया था, क्या इसके अनुदिश है, क्या इसी की दिशा में नहीं ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखो, और हमने R1P क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज Q1 के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन क्या, चार्ज 1 से P की ओर, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, R1P लिखा। ठीक, अब देखो इसी तरह चार्ज Q2 के कारण पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, चार्ज Q2 के कारण P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा E2, और इसका हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर R2P। अब Q1 से यानी Q3 आ गया, ये Q3 हो गया। Q3 के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, E3, ये भी बाहर की ओर हो गया। देखो तो E1, E2 और E3 हो गया। अब पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वेक्टर E इक्वल वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3। बच्चों तो हमने क्या किया, Q1, Q2, Q3 के कारण पॉइंट P पर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्रमशः E1, E2, E3 है, और इसको क्या कर लिया, वेक्टर सम कर लिया, तो पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब बच्चों E1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, E2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, E3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सिंगल चार्ज का फार्मूला है आपके पास। E इक्वल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। अब मान लो आप चार्ज Q1 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, तो हमने इसे एज्यूम कर लिया E1, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाए, E1 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, R1P ले लिया, और इसका स्क्वायर, और डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन है 1 से P की ओर, इसे हमने R1P कैप लगा दिया, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसको हम। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे बच्चों, तो हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे, तो केवल क्या लिखेंगे, E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1P स्क्वायर, R1P स्क्वायर, दैट इज क्लियर। अब देखो वेक्टर E2 इक्वल क्या हो जाएगा, वेक्टर E2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2P स्क्वायर, R2P स्क्वायर, और यह हो जाएगा R2P कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की जो डायरेक्शन है वो कैसा है, 2 से P की ओर, तो क्या हो गया, R2P कैप हो जाएगा। इसी तरह E3 इक्वल क्या हो जाएगा, E3 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3P स्क्वायर, R3P कैप। बच्चों इसे लिखना आप अच्छी तरीके से देख लो, समझ लो कैसे इसे लिखा जाता है। अब हम E1, E2, E3 की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, दैट इज क्लियर। और मैं इसको अच्छे से लिख दूँ, और इसको अगर आगे बढ़ाऊँ तो और क्या लिखा जा सकता है, E1 की जगह क्या लिखूँगा, 1/4 पाई। अच्छा बच्चों एक चीज़ ये देखो, E1 की वैल्यू तो हम ये रख देंगे, E2 की वैल्यू हम ये रखेंगे, और E3 की वैल्यू ये रखेंगे, लेकिन सब में आप देख रहे हो कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो सबने बाहर कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 3 ब्रैकेट यहाँ पे क्या बचा, Q1/R1P स्क्वायर, R1P कैप प्लस
Q2P/R2P² प्लस Q3/R3P²। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1/4πε0 तो कॉमन है, और इसको हम लिख दें सबको ऐड कर लें। सबको ऐड तो कोई 3 स्टेप है तो हमने 3 लिख दिया, और I इक्वल क्या हो गया 1, I इक्वल क्या हो गया 1, और I इक्वल क्या ले लिया 1 ले लिया। ठीक, अब क्या लिख सकते हैं कि QI/RIP, क्या लिख सकते हैं RIP, और यहाँ पे डायरेक्शन के लिए RI लिख सकते हैं, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं सिग्मा 3 I इक्वल 1/4πε0, और ये वेक्टर E इक्वल, देखो बच्चों अगर सिग्मा का मतलब क्या हुआ, हमने सबको ऐड कर लिया, और कितने स्टेप है 3 स्टेप, इसलिए क्या लिखा 3। हम I की जगह पे अगर 1 लिखेंगे यहाँ पे तो ये वाला स्टेप बन जाएगा, I की जगह 2 लिख देंगे तो ये वाला स्टेप बन जाएगा, और I की जगह 3 लिख देंगे तो ये वाला स्टेप बन जाएगा। नहीं, अभी सिग्मा मतलब क्या होता है जोड़ना, सबको हमने क्या कर लिया जोड़कर एक स्टेप में लिख दिया, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, ठीक उसी मेथड का यूज कर लिया। अब देखो इसी को और अच्छे से फीलिंग आएगी जब आप न्यूमेरिकल करोगे। क्या करोगे न्यूमेरिकल, तो चलो न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं थोड़ा एक दो। न्यूमेरिकल, हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए सपोज दैट, देखो ये एक फिगर हमने ले लिया, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, और यहाँ पे क्या है 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, और इसका इन दोनों लाइन को मिलाने वाली जो रेखा है उसके मध्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्ञात करना। हमने एक निगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव, और यहाँ से इसकी दूरी क्या हमने लिया 3 मीटर, और यहाँ से इसकी दूरी हमने क्या ले लिया 3 मीटर। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P, यानी कहने मतलब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या करना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दैट इज क्लियर। अब आप कैसे करोगे, देखो बेटा याद रखना, यहाँ पे कितने चार्जेस आपको दिख रहे हैं, 2 चार्जेस, एक चार्जेस से और एक चार्जेस से। तो क्या करेंगे, सभी चार्जेस के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर इसके बाद क्या करोगे ऐड करो, किससे वेक्टर मेथड से ही ऐड करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सदिश राशि है, ये अदिश राशि नहीं है, इसे डायरेक्ट हम अलजेब्रिक मेथड से ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इट इज डिपेंड ऑन डायरेक्शन। ठीक, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनका डायरेक्शन देखकर ही, अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड करिए, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करिए, या किसी एंगल पे हो, जैसे देखो अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कोई चार्ज है और उस चार्ज के कारण 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 और E2 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हमारा जो नेट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों के सम के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। लेकिन मान लिया जाए यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, क्या हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो हमारा ई नेट जो होगा इसमें से जो मान लो E2 इज ग्रेटर देन क्या है E1 है, तो जो बड़ा होगा उसमें से क्या करेंगे छोटे वाले को माइनस कर दो। लेकिन मान लिया जाए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 किसी अगर एंगल पे आपको दिखाई दे रहे हैं, मान लो थीटा एंगल पे, थीटा की जगह 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 45 भी, 90 कुछ भी समथिंग, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो हम लगाएंगे ई नेट इक्वल का फार्मूला E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। बच्चों क्लास 11 का ही फार्मूला आपने पढ़ा है, 2 वेक्टरों का परिणामी
आर के दो वेक्टर कौन ए और बी का परिणामी आर ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या सूत्र लगाते थे, आर इक्वल ए स्क्वायर प्लस आर इक्वल इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाते थे ना। बस यही फार्मूला हमने यहाँ पे उठा के चिपका दिया है, क्योंकि अगर कोई राशि क्या है, अगर कोई भौतिक राशि अगर सदिश राशियाँ होती हैं तो उनका परिणामी ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला यूज करते हैं। दो सदिश राशियों का परिणामी ज्ञात करने का यही फार्मूला है पूरे फिजिक्स में। तो याद रखिएगा, दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड द electric field at the point P due to charge -2 microcoulomb, and then after to find the electric field at the point P due to charge 3 microcoulomb charge। क्लियर। चलो अब हम सलूशन करते हैं इसका। आवेश -2 माइक्रोकूलाम के कारण वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर, कहाँ पर निकाले जा रहे हैं, बिंदु P पर। मान लेते हैं कि इस आवेश के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसे E1 एज्यूम कर लिया। ठीक, तो बच्चों E1 इक्वल क्या हो जाएगा, E1 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 1/4 पाई देखो सॉरी Q1 बाई R स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट है कितना 9.0 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 की वैल्यू देखो -21 कूलाम है। तो चार्ज देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते समय चार्ज हमें विद साइन नहीं लेना है, चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिखना। तो मैग्नीट्यूड क्या है 2 माइक्रोकूलाम, और उसे चेंज कर लीजिए किसमें, कूलाम वपान R स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर, 3 जा 9, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 9 - 6, और हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। ये क्या आ गया E1 आ गया। इसी प्रकार आप निकालो आवेश 3 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ये क्या हो जाएगा E2 इक्वल, फार्मूला वही लगाएंगे। देखो बच्चों अब हम फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख दोगे, कितना वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 की पावर 9। अब यहाँ जब Q1 है यहाँ क्या है 3 माइक्रोकूलाम हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 की पावर -6, और यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, जहाँ पे हमें यानी जिस चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है, उस चार्ज से उस पॉइंट तक का जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है डिस्टेंस पता होना चाहिए। आर क्या होता है, चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर। फिर वही 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 3 इंटू 10 की पावर 9 - 6 कितना हो जाएगा 3 न्यूटन पर कूलाम। तो आपने क्या निकाला E2 दोनों चार्जेस के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब देखो हमने क्या कहा कि अब इनका वेक्टर सम करना है, तो वेक्टर सम करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए। E1 और E2 का डायरेक्शन कैसा होगा, देखो ये क्या निगेटिव चार्ज है, और आपको बताया गया है निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है हमेशा चार्ज की ओर होता है। किधर होगा, हमेशा चार्ज की ओर। देखो ये जो डायरेक्शन है कि निगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हमेशा इसी चार्ज की ओर होगा। ये क्या हो गया E1, और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है चार्ज से दूर यानी बाहर की ओर होगा। तो E2 का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे E1 और E2 क्या है सेम डायरेक्शन में है, इसलिए बिंदु P पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों के ऐड के इक्वल हो जाएगी। तो अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र
ई नेट इक्वल हो जाएगा E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो E1 की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2 × 10⁻3। E2 की वैल्यू कितना आ गया, 3 × 10⁻3, और दोनों को ऐड कर लो तो 5 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम आ गया। तो कितना आ गया, ई नेट कितना आ गया, 5 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम। बच्चों इसको देख लीजिए बढ़िया से, और देखिए मैंने न्यूमेरिकल को किस तरह सॉल्व किया, इस तरह आप भी जो है अदर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो। चलो एक न्यूमेरिकल और लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक, इसे नोट कर लेना पॉज करके। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो यार 2 माइक्रोकूलाम या 4 माइक्रोकूलाम, डिस्टेंस हम फिर 3 मीटर ही ले लेते हैं। अब कह रहा है पॉइंट पे हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फिर इसी तरह लगाइए आप सॉल्यूशन, देखो लिखेंगे आवेश 2 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर हो जाएगा E1 = 1/4πε0 Q/r²। हमने मान लिया कि इस चार्ज कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E1 है, और E1 इक्वल क्या होगा 1/4πε0 Q/r²। इसकी वैल्यू देखो 1/4πε0 की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.010⁹, और चार्ज की वैल्यू क्या हो गया 2 × 10⁻⁶। बाई में डिस्टेंस क्या 3 मीटर स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा, 9 से 9 क्या हो कैंसिल, तो हो गया 2 × 10⁻3, 9 में 6 गया 3 आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ये आ गया 2 माइक्रोकूलाम के कारण आवेश 2 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। अब देखो आवेश 3 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ हो जाएगा E2 इक्वल, फार्मूला हम यही यूज करेंगे 9.010⁹। देखो इसकी जगह क्या होगा 1/4πε0 की जगह हो गया 9.010⁹। अब देखो चार्ज जो 2 की जगह यानी कि यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे इसके का 4 माइक्रोकूलाम का हम निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁶, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलाम को कन्वर्ट कर लेंगे कूलाम में, तो 4 × 10⁻⁶ हो जाएगा बाई, देखो ये डिस्टेंस कितना है 3, तो 3 3 जा 9 क्या हो गया कैंसिल, तो हो जाएगा 4 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम। बच्चों यहाँ पे देखो हमने इस चार्ज के कारण भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, ठीक, और 4 माइक्रोकूलाम के कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे E1 और E2 को ऐड करना होगा, किस मेथड से, वेक्टर मेथड से। तो इनका डायरेक्शन चेक करो पहले, इनका क्या चेक करोगे डायरेक्शन, तो क्या पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा बाहर की ओर होगा, ये E1 हो गया। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन क्या होगा बाहर की ओर, बाहर का मतलब क्या मैंने बताया था ना, चार्ज और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होता है प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया E2। अब देखो E1 और E2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो E1 और E2 को परिणामी क्या होगा, इनके बीच से होकर जाएगा जो कि E नेट है, यही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो E1 व E2 के बीच का कोण यानी थीटा इक्वल कितना है 90 डिग्री। अतः
बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र इक्वल इन स्क्वायर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पे देखो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये वाला जो टर्म है ये 2E1 E2 cos 90 ये तो हो गया क्या 0। बचे क्या E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो कोई E1 की वैल्यू क्या आ गई 2 और E1 की वैल्यू क्या 2 × 10⁻³ इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा 4 × 10⁻6 और E2 की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻³ इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या 4 4 जा 16 और 3 का क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 4 20 × 10⁻6। अब 20 का क्या कर लो स्क्वायर निकाल लो। आंसर आपको हो जाएगा √20 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। तो ये हो गया क्या आंसर आपको ई नेट आ गया कहाँ पे एट पॉइंट P पे। तो ये दोनों न्यूमेरिकल की हेल्प से हमने आपको बहुल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं इस पर हमने आपको न्यूमेरिकल बताया।